प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु तरगड़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए पाठ तृतीय अर्थशास्त्र पेपर प्रथम का एक टॉपिक है फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, इसका भाग 2 लेंगे। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के पहले भाग में मैंने आपको सिद्धांत के बारे में जानकारी दी थी और उसकी मान्यताओं के बारे में बताया था कि किस तरह से मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत स्तर में परिवर्तन आते हैं। आज हम लेंगे फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। जैसा कि इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। पहला है मूल्य P निष्क्रिय घटक नहीं है। सिद्धांत में हमने ये माना था कि मूल्य P एक निष्क्रिय घटक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कीमत स्तर निष्क्रिय घटक नहीं है, क्योंकि कीमत स्तर में आने वाला परिवर्तन अन्य तत्वों में भी परिवर्तन लाता है। कीमतों में परिवर्तन के कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, मुद्रा के चलन वेग में परिवर्तन, व्यापार की मात्रा में भी परिवर्तन आते हैं और इस तरह से मूल्य स्तर P निष्क्रिय घटक नहीं है। सेकंड है व्यापार की मात्रा अल्पकाल में परिवर्तनशील है। फिशर के सिद्धांत में हमने ये माना था कि टोटल ट्रांजैक्शंस अर्थात व्यापार की मात्रा अल्पकाल में स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जो व्यापार की मात्रा है इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। कुल व्यापारिक सौदे स्थिर नहीं रहते, मांग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। थर्ड है वास्तविक मुद्रा व साख मुद्रा की चलन गति स्थिर नहीं रहती। इसकी मान्यता में हमने माना था कि वास्तविक मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति स्थिर नहीं रहती है, इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। चौथा है साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में निश्चित अनुपात स्थिर नहीं रहता। तो इस सिद्धांत में हमने ये माना था कि साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा के बीच में जो अनुपात है ये स्थिर नहीं रहता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और पांचवा है पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति अवास्तविक है। हमने ये माना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता, अपूर्ण रोजगार ही सामान्यतः पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो मान्यताएं हैं ये अवास्तविक हैं। इसके बाद दूसरी आलोचना है व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण नहीं करता। तो फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत तेजी मंदी के जो दौर आते हैं, व्यापार चक्र आते हैं, उनका स्पष्टीकरण नहीं करता है कि किस कारणों से अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी के दौर आते हैं। इसके बाद तीसरा है समीकरण में असंगतियाँ। जॉर्ज हॉम ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि जो मुद्रा की मात्रा m है इसका संबंध समय बिंदु से है, पॉइंट ऑफ टाइम से इसका संबंध है, जबकि v अर्थात मुद्रा का चलन वेग का जो संबंध है ये समयावधि से है, टाइम पीरियड से है। तो m तो है समय बिंदु से संबंधित और v है समय की अवधि से संबंधित। अतः m v व m डैश v डैश की गुणा असंगत है, क्योंकि एक का संबंध समय बिंदु से है और दूसरे का संबंध समयावधि से है। इसके बाद चौथी आलोचना है मूल्य स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं। फिशर ये कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत में परिवर्तन आता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है किस तरह से परिवर्तन आते हैं इनके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं करता, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से ब्याज दर में परिवर्तन आते हैं, इससे विनियोग में परिवर्तन आएगा, विनियोग में परिवर्तन के कारण रोजगार, आय, उत्पत्ति में परिवर्तन आएगा, इससे उत्पादन लागत में परिवर्तन आएगा और अंत में कीमत स्तर में परिवर्तन आएगा।
तो इसलिए हेयक, हॉट्रे, क्राउथर, कीन्स ने इसकी आलोचना की है। इसके बाद पांचवी आलोचना है समीकरण के विभिन्न घटकों की परस्पर आश्रितता की अवहेलना। फिशर ने अपने समीकरण में ये माना था कि मुद्रा की मात्रा, वैधानिक मुद्रा का चलन वेग, साख मुद्रा की मात्रा, साख मुद्रा का चलन वेग और कुल व्यापारिक सौदे ये स्वतंत्र है, इनका आपस में कोई आश्रितता वाली बात नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समीकरण के जो विभिन्न घटक हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि m, v, m डैश, v डैश, t में जो परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद छठा है समयांतर की उपेक्षा। फिशर ने ये बताया कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है, उस समयांतर की इसमें उपेक्षा की गई है। जैसे कि इधर हम बटन दबाते हैं, इधर लाइट जल जाती है, ऐसा संबंध इसमें हम नहीं देखते हैं। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत में परिवर्तन होने में समय लगता है और इस समयांतर की उपेक्षा की गई है। इसके बाद सातवां है एक पक्षीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति पर अधिक जोर देता है और मुद्रा के मांग पक्ष को कम महत्व दिया है। अतः यह सिद्धांत मूल्य के सामान्य सिद्धांत से विचलन है, क्योंकि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस तरह से आलोचना करते हुए कहा जाता है कि यह एक पक्षीय सिद्धांत है। इसके बाद आठवीं आलोचना है यह दीर्घकालीन सिद्धांत है। कीन्स व कॉलबॉर्न इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत दीर्घकालीन है, लेकिन ऐसा दीर्घकालीन सिद्धांत हमारे किस काम का, क्योंकि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं और इसलिए कीन्स ने अल्पकालीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद नवा है अमौद्रिक तत्वों की अवहेलना। कई अमौद्रिक तत्व ऐसे हैं जो कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं, जैसे मौसम, फसल का आकार, आविष्कार, विदेशी व्यापार, मजदूरी, कर, सरकारी व्यय, बैंकिंग प्रणाली आदि भी मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकताओं के विविधीकरण, उद्योगों के विस्तार, यातायात सुविधाओं के विस्तार, इन सब कारणों से भी कीमतों में परिवर्तन आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा। जिस तरह से मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो मुद्रा का चलन वेग तो इसमें लिया गया है, लेकिन वस्तुओं का चलन वेग इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि वस्तुएं भी कई बार खरीदी बेची जाती हैं। वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, उन्हें खरीदा बेचा जाता है और इस तरह से इसमें वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा की गई है। 11वां है कीमत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव की उपेक्षा। हम ये देखते हैं कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अगर विदेशों में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आते हैं, जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, तो उसका प्रभाव हमारे देश में भी पेट्रोल की कीमतों पर पड़ता है और इन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव की इसमें उपेक्षा की गई है। इसके बाद 12वां है मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आते हैं, अर्थात मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तर्क विधि उल्टी है। तो फिशर ने ये तो कहा कि मुद्रा की मात्रा या परिमाण में परिवर्तन से कीमत स्तर में परिवर्तन आता है, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि कई बार कीमतों में परिवर्तन के कारण भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आते हैं। जैसे कीमतें बढ़ जाती है तो हमें अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद 13वां है केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए उचित है, लेकिन व्यवहार में हम प्रायोगिक या गतिशील अर्थव्यवस्था देखते हैं जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं और ऐसी स्थिति में कीमतों के बारे में यह सही जानकारी नहीं देता।
इसके बाद 14वां है मुद्रा के संचय कार्य की उपेक्षा। फिशर ने अपने सिद्धांत में मुद्रा के विनिमय के माध्यम कार्य को तो शामिल किया है, लेकिन मुद्रा के संचय कार्य को शामिल नहीं किया है, जबकि मुद्रा का संचय कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद 15वां है समीकरण के तत्वों को मापना कठिन। समीकरण में जो तत्व लिए गए हैं, जैसे वैधानिक मुद्रा की मात्रा, वैधानिक मुद्रा का चलन वेग, साख मुद्रा की मात्रा, साख मुद्रा का चलन वेग, कुल व्यापारिक सौदे, इनको मापना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके बाद 16वां है कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध संदेहास्पद। तो फिशर ये कहते हैं कि कीमतें और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध होता है। तो फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा दुगनी करने पर कीमतें दुगनी हो जाती है, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि इस तरह का कीमतों और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध नहीं होता। ये संबंध संदेहास्पद है। इसके बाद 17वां है यह सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति के बजाय नकद सौदों का मापक है। फिशर का कीमत स्तर उपभोग्य और उत्पादक दोनों प्रकार की वस्तुओं का मापक है, जबकि कीन्स केवल उपभोग वस्तुओं को शामिल करते हैं। इसके बाद 18वां पॉइंट है नकद जमाओं और बचत जमाओं में अंतर की उपेक्षा। फिशर ने अपने समीकरण में नकद जमा अर्थात कैश डिपॉजिट और बचत जमा अर्थात सेविंग डिपॉजिट में अंतर नहीं किया है। इसके बाद 19वां है विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों के ढांचे में परिवर्तन अस्पष्ट। तो फिशर ने अपने सिद्धांत में विभिन्न वस्तुओं के जो सापेक्षिक मूल्य हैं इनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है कि कुछ वस्तुओं की कीमतें अधिक तेज़ी से बढ़ती है और कुछ वस्तुओं की कीमतें कम बढ़ती है। और अंतिम है मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम है, मुद्रा की मात्रा का नहीं। तो इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि जो मुद्रा का मूल्य है ये कुल आय का परिणाम होता है, मुद्रा की मात्रा का नहीं होता। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि फिशर के सूत्र में कुछ दोष अवश्य हैं, फिर भी यह सिद्धांत एक प्रवृत्ति का सूचक है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत स्तर में परिवर्तन आता है। प्रोफेसर मार्गेट ने इसे शीघ्र लिपि संकेत की संज्ञा दी है और रॉबर्टसन ने कहा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक विचित्र सत्य है, जिसका समझना वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमतों में संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में एक संबंध अवश्य पाया जाता है। इसके बाद हम लेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत की ऐतिहासिक सत्यता। तो फिशर ने जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया है यह केवल सैद्धांतिक ही नहीं है, इसका व्यावहारिक महत्व भी है और ऐसे कई ऐतिहासिक सत्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं। जैसे 19वीं शताब्दी में अनेक स्थानों पर सोने व चांदी की खोज होने से सोने चांदी के सिक्कों की वृद्धि हुई और यूरोपीय देशों में कीमतों में वृद्धि हो गई। इसके बाद दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा से सामान्य मूल्य स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसी तरह से तीसरा है 1930 की आर्थिक मंदी। उस समय साख मुद्रा में कमी हो गई थी और साख मुद्रा में कमी के कारण कीमतों में गिरावट हुई और 1930 की भयंकर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध में अत्यधिक मुद्रा निर्गमन के कारण मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई। पांचवा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में हीनार्थ प्रबंधन की नीति अपनाई गई। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब है घाटे की वित्त व्यवस्था, अर्थात सरकार की आय कम व्यय ज़्यादा होता है
तो इस घाटे को सरकार नोट छाप करके पूरा करती है, जिसे हम हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके बाद छठा है, प्रोफेसर कैसल ने 1914 से 20 की अवधि में फुटकर और थोक निर्देशांकों के आधार पर कागजी मुद्रा की वृद्धि और कीमतों में वृद्धि के मध्य एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया। तो ये वे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि इस फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में ऐतिहासिक सत्यता भी पाई जाती है। तो इस तरह से फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक प्रवृत्ति को बताता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि पाई जाती है।